शुरुआत होती है बर्फ से ढके अंटार्कटिका से। कड़ाके की ठंड में एक मजदूर काम कर रहा था, बर्फ के नमूने निकालने की मशीन चला रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक बिना किसी वार्निंग के फट नहीं गई। दरार आई और तेजी से फैलने लगी। एक पल में वो आदमी उस दरार के किनारे पर लटक रहा था। उसी वक्त लेबोरेटरी में जैक को जोरदार झटका महसूस हुआ। उसने दरवाजा खोला और सामने एक विशाल गड्ढा था बर्फ की चट्टान में। उसका साथी बाल बाल बचा था। जैक ने उसे बचाया, लेकिन फिर उसकी नजर गई दरार के उस तरफ रखे बर्फ के नमूने पर। सबने रोका। किसी ने कहा जैक मत जाओ, लेकिन जैक ने छलांग लगा दी। उसे उस वक्त नहीं पता था कि यह एक छलांग नहीं थी, यह उस तबाही का पहला कदम था जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। वापस लौटे हुए एक बार फिर बर्फ टूटी। इस बार जैक खुद उसकी चपेट में आ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, बर्फ की दीवार में गाड़ दी और किसी तरह खुद को थामे रखा। साथियों ने उसे सब चुप थे, बर्फ में फैलती दरारों को देख रहे थे और हर कोई अंदर से जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ वक्त बाद संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जैक ने वहां बताया कि ध्रुवों की बर्फ पिघलती जा रही है और इसकी वजह से समुद्र की वो धाराएं धीमी पड़ रही हैं जो पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती हैं। अगर ये धाराएं पूरी तरह रुक गईं तो यह दुनिया एक नए हिमयुग में चली जाएगी। लेकिन उपराष्ट्रपति को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा आप डर फैला रहे हैं, कमजोर इकोनॉमी इस योजना को सपोर्ट नहीं कर सकती। उनका मानना था आज बचाया गया हर एक पैसा कल लाखों लोगों की जान बचा सकता है। जैक की बात को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन दुनिया किसी के इंतजार में नहीं रुकी। स्कॉटलैंड के क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में एक रिसर्चर डेटा देख रहा था और कुछ अजीब दिखा। समुद्र में एक बॉय ने टेम्परेचर में अचानक 13 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की थी। 13 डिग्री एकदम से। पहले सबने सोचा मशीन खराब होगी, जांच बंद कर दी, लेकिन यह गलती थी। उसी रात टोक्यो सरकार ने भारी बारिश की वार्निंग जारी की थी। लोग घर लौट रहे थे, सड़कों पर रश था और फिर एक पुलिस कार पर अचानक बर्फ गिरने लगी। फिर ओले, लेकिन यह कोई आम ओले नहीं थे दोस्तों, ये फुटबॉल जितने बड़े थे। लोग भागे, कारों के नीचे छुपे, छतों के नीचे दुबके और बस ऊपर की तरफ देखते रहे। उसी वक्त अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने खिड़की से कुछ देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिका के पूर्वी तट पर एक विशाल तूफानी बादल मंडरा रहा था। न्यूयॉर्क में परिवासी पक्षी असामान्य तरीके से दक्षिण की तरफ उड़ रहे थे, जैसे कोई उन्हें भगा रहा हो। चिड़ियाघर के जानवर बेचैन थे। जब जानवर भागने लगे तो इंसान को समझ जाना चाहिए। उस रात जैक सो रहा था जब फोन बजा। स्कॉटलैंड से कॉल था। प्रोफेसर की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। जैक, पहले हमें लगा एक बॉय की गड़बड़ी है, लेकिन अब उत्तरी अटलांटिक में 4 बॉयज ने एक जैसी वार्निंग दी है। ये वो घटना थी जिसके बारे में उसने कहा था कि यह एक सदी बाद होगी। जैक चुप रह गया। ये वो घटना थी जिसके बारे में उसने कहा था कि यह एक सदी बाद होगी। वो हो रही थी अभी। और उसी वक्त लॉस एंजलिस में फुटबॉल जितने बड़े ओले बरसने लगे। फिर शहर के बीचों बीच बवंडर उठे। एक नहीं, दो नहीं, कई। और फिर 2 बवंडर आपस में मिले। जो बना वो किसी ने पहले नहीं देखा था। एक विशाल अभूतपूर्व महातूफान। रुकिए एक पल, ये तो किसी विशाल मकड़ी जैसा दिख रहा था। एक आदमी अपनी कार में भागने की कोशिश कर रहा था। हवा में उड़ी एक बस ने उसे टक्कर मार दी। वो और उसकी कार बस एक पल में धातु के मलबे में बदल गए। पास में एक न्यूज रिपोर्टर कैमरा के सामने खड़ा था। तभी एक विशाल बिलबोर्ड हवा में उड़ता आया और उसे कैमरा समेत ले गया। शहर तबाह हो रहा था। एक टीवी स्टेशन की बिल्डिंग में एक कर्मचारी काम कर रहा था। पूरी इमारत हिलने लगी। वो दौड़ा गलियारे से अपनी प्रेमिका की तरफ। तूफान इमारत से टकराने वाला था। उसने पर्दा हटाया और एक अजीब नजारा देखा। सफाई कर्मी हेडफोन्स लगाए अपने काम में मगन थे। बाहर क्या हो रहा है उन्हें जरा भी खबर नहीं। जब तूफान थमा उसने हेडफोन्स उतारे, दरवाजा खोला और देखा कि बाहर का पूरा कमरा गायब था। इमारत में जगह जगह छेद थे और दूर तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने तुरंत सभी घरेलू फ्लाइट्स रोक दी। वैज्ञानिकों की इमरजेंसी मीटिंग हुई। कुछ ने कहा शायद सोलर एक्टिविटी की वजह से है। जैक ने तुरंत इस बात को खारिज किया। उन्होंने समझाया समुद्र का खारा पानी और मीठा पानी एक नाजुक बैलेंस में रहते हैं। ध्रुवों की बर्फ पिघलने से इतना मीठा पानी समुद्र में जा रहा है कि यह बैलेंस बिगड़ चुका है और यह सब रुकने वाला नहीं है बल्कि और बुरा होगा। जैक ने एक सुपर कंप्यूटर की एक्सेस मांगी। तूफान स्पेशलिस्ट जेनी भी टीम में शामिल हुई। एक साथी उन्हें देखकर खुश हुआ, दूसरे ने उसे झुंझलाकर थप्पड़ मार दिया। क्लाइमेट मॉडल में डेटा डाला गया। करीब एक दिन की कैलकुलेशंस के बाद नतीजा आया। अगले 6 से 7 हफ्तों में पूरी दुनिया का मौसम बदलने वाला था। जैक एक बार फिर उपराष्ट्रपति से मिले, लेकिन उपराष्ट्रपति ने उनकी बात सुनकर मजाक उड़ाया। बोले कुछ दिन पहले आपने खुद कहा था ये कम से कम 1 सदी बाद होगा। उपराष्ट्रपति ने मुंह बनाया और बोले और अब आप चाहते हैं कि मैं देश की आधी आबादी को खाली करा दूं। जैक की बात एक बार फिर हवा में उड़ा दी गई, लेकिन दुनिया रुकी नहीं। इंग्लैंड के ऊपर कई सैन्य हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। घने बादलों से घिरे तूफानी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। ऊपर से देखने पर साफ था वो तूफान के ठीक बीच में पहुंच चुके थे और फिर सब कुछ एक साथ गड़बड़ाने लगा। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स जमने लगे। प्रोपेलर्स ने जवाब दे दिया। पहला हेलीकॉप्टर नियंत्रण खोकर नीचे गिर पड़ा। बाकी की फ्यूल लाइंस एक एक करके जम गईं और अंत में सभी हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए। एक सैनिक ने हैच खोलने की कोशिश की। 10 सेकंड से भी कम में वो बर्फ की मूरत बन चुका था। चेक रिपब्लिक के क्लाइमेट सेंटर को जब यह खबर मिली तो टीम ने डेटा देखा और एक थर्मल साइकिल मॉडल तैयार किया। नतीजा डरावना था। वो तूफान ऊंचाई से बेहद ठंडी हवा को जमीन की तरफ खींच रहा था, इतनी तेजी से कि हवा को गर्म होने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। और सिर्फ स्कॉटलैंड नहीं, उत्तरी कनाडा और साइबेरिया के ऊपर भी ऐसे ही 2 और महातूफान मंडरा रहे थे। कैलकुलेशंस बताती थीं सिर्फ 10 दिनों में ये तीनों तूफान पूरे उत्तरी गोलार्ध में फैल जाएंगे और जब सब शांत होगा तब इंसानियत एक नए हिमयुग का सामना कर रही होगी। उधर न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। शहर की ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गई, सड़कें डूब गईं, ट्रैफिक रुक गया। लोग घबराकर
इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी थी, व्यवस्था टूट चुकी थी। सैम और उसके दोस्त ट्रेन से घर जाने वाले थे, लेकिन अब वो रास्ता बंद था। पानी लगातार बढ़ रहा था। सैम उन्हें पास की एक लाइब्रेरी में ले गया। रास्ते में पानी के नीचे छुपे धातु के एक नुकीले टुकड़े से लॉरा की पिंडली कट गई। दर्द में भी वो चलती रही। तभी उसे दिखी एक माँ और बेटी टैक्सी में फंसी हुई। भाषा की दीवार उनके बीच थी। वो किसी से मदद भी नहीं मांग पा रही थी। लॉरा रुकी और उनकी मदद की, लेकिन उसी वक्त न्यूयॉर्क के तट से कुछ ही दूर समुद्र में 30 मीटर ऊंची लहर उठी और वो शहर की तरफ बढ़ रही थी। शहर के लोगों को जरा भी खबर नहीं थी। लॉरा ने माँ बेटी को बाहर निकाला और तभी समुद्र तट से टकराया। जो रास्ते में आया वो निगल लिया। घनी इमारतों ने उस लहर को थोड़ा रोका, लेकिन सिर्फ थोड़ा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां, मलबा, सब कुछ बेरहमी से बह गया। लाइब्रेरी की तरफ लौटते हुए लॉरा ने एक माँ को घबराकर कहते सुना, उसका पासपोर्ट कार में रह गया है। लॉरा ने एक पल नहीं सोचा। वो वापस मुड़ी और तैरकर टैक्सी की तरफ चल दी। उसी वक्त सैम ने देखा पानी की एक विशाल दीवार उसकी तरफ आ रही थी। वो कूदा, तैरकर लॉरा तक पहुंचा, उसे इशारा किया। भीड़ लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ भागी। जो थोड़ा भी पीछे रह गया वो उस लहर में समा गया। पलक झपकते सैम की मदद से लॉरा अंदर पहुंची। दोनों लड़खड़ाते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचे ही थे कि नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गया। कुछ ही मिनटों में वो लाइब्रेरी एक विशाल समुद्र के बीच अकेला टापू बन चुकी थी। अंदर लोग धीरे धीरे शांत हुए, लेकिन कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद था। तभी सैम को याद आया लाइब्रेरी में टीचर्स के लिए एक पब्लिक टेलीफोन है, तार से जुड़ा, शायद काम करे। वो सीढ़ियों से नीचे भागा, बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूदा और कॉल कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ जैक को पता चला उसका बेटा वहाँ फंसा है। उसने सख्त आवाज में कहा, बाहर मत निकलना, बिल्कुल नहीं। जो भी खुले में निकला कुछ ही मिनटों में जम जाएगा। अंदर रहो, गर्म रहो, जिंदा रहो। मैं आ रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क आऊंगा और तुम्हें निकालूंगा। लेकिन पानी बढ़ रहा था और कॉल अचानक कट गई। सैम पानी से बाहर आया तो कांप रहा था। उसकी प्रेमिका ने उसे सूखे कपड़े पहनाए, अपनी गर्मी उसे दी। तभी वहाँ मौजूद एक कुत्ता खिड़की की तरफ जोर जोर से भौंकने लगा। सबने देखा एक विशाल जहाज बाढ़ के पानी में बहता हुआ संकरी गली में आ फंसा था। पानी में डूबी बसेस उसके सामने कागज की तरह छपट्टी हो गई थी, लेकिन जहाज भी इमारतों के बीच अटक गया। उधर जैक अपनी टीम के साथ न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे राष्ट्रपति के पास ले जाया गया। जैक ने सीधे बात की, ये तूफान 7 से 10 दिन चलेगा। इसके बाद पूरा उत्तरी गोलार्ध बर्फ में दब जाएगा। नक्शे पर एक रेखा खींची। इस सीमा के दक्षिण में जो है उन्हें अभी भेजो। जो पहले से उत्तर में फंसे हैं उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। बाहर निकले तो तूफान जान ले लेगा। यह फैसला बेहद कठोर था, लेकिन राष्ट्रपति ने आखिरकार हाँ कह दी। और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। दक्षिण की तरफ भागते शरणार्थियों की भीड़ देख पड़ोसी देश डर गए। कई देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। फिर भी हजारों लोग जान जोखिम में डालकर रियो ग्रांडे पार कर गए, मेक्सिको की तरफ भागे। आखिरकार राष्ट्रपति ने मेक्सिको से समझौता किया। सारे लैटिन अमेरिकन देशों का विदेशी कर्ज माफ करने के बदले सीमाएं खुलवाई। जैक अपनी छोटी सी रेस्क्यू टीम के साथ न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था आगे क्या इंतजार कर रहा है। जमी हुई नदियां जो मौत के जाल जैसी दिखती थीं, वो इलाके जो सैटेलाइट मैप पर भी साफ नजर नहीं आते थे। और उधर सिर्फ एक रात में भयंकर ठंड ने न्यूयॉर्क में घुसे समुद्री पानी को पूरी तरह जमा दिया था। आसमान से भारी बर्फ गिर रही थी। जो लोग बचे थे वो बर्फ पर चलते हुए दक्षिण की तरफ निकल पड़े, उम्मीद की तलाश में। लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकला और सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। सैम ने रोकने की पूरी कोशिश की, अपने पिता की चेतावनी याद दिलाई, बाहर मत जाओ, बाहर मौत है। लेकिन लोग भीड़ का पीछा करते हैं। किसी ने नहीं सुना। एक एक करके सब उसे धक्का देकर निकल गए और बर्फ के विशाल मैदान में गायब हो गए। आखिर में रुके सिर्फ सैम, उसके 3 दोस्त, 4 और लोग और एक कुत्ता। ठंड से बचने के लिए सैम ने लाइब्रेरी में एक कमरा ढूंढा जिसमें एक पुरानी बेकार पड़ी चिमनी थी। और फिर उसने लाइब्रेरी की किताबें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। हाँ, किताबें। उन्होंने किताबों को ईंधन की तरह जलाया। एक मशीन से मिलने वाला मीठा सिरप उनका खाना था और सैम को पूरा भरोसा था उसके पिता आएंगे। उधर चेक टीम भारी बर्फबारी में फंसी हुई थी, कभी कार से कभी पैदल। रात भर चलते रहे। लाइब्रेरी से निकले लोग भी चलते रहे, लेकिन जब भी रुके एक साथी दोबारा नहीं उठा। दोपहर तक तूफान ने चेक टीम की आंखें धुंधली कर दी। पैर भी नजर नहीं आ रहे थे। अचानक कांच की छत टूटी और सब नीचे गिर पड़े। एक साथी हवा में लटक गया। उसने देखा रस्सी काटे तो शायद बाकी बच जाए। उसने रस्सी काटी और खाई में कूद गया। एक साथी खो गया। पूरी टीम सदमे में थी। अगले दिन लाइब्रेरी में सैम ने देखा कि लॉरा बेहोश पड़ी है। घाव में गंभीर इन्फेक्शन हो चुका था। इलाज के बिना वो नहीं बचेगी। और ऊपर स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स ने देखा तूफान की आंख 1 घंटे में न्यूयॉर्क पर पहुंचने वाली है। सैम रुका नहीं। कुर्सी का कुशन जूते के नीचे बांधा और 2 साथियों के साथ उस जमे हुए जहाज की तरफ बढ़ा जो सड़क पर अटका था। जहाज के मेडिकल रूम में एंटीबायोटिक्स मिले, रसोई में कैंड फूड। राहत की सांस अभी ली ही थी कि चिड़ियाघर से भागे भूरे भेड़ियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। किसी तरह बचे, लेकिन एक छात्र के पैर में भेड़िए ने काट लिया। सैम ने भेड़ियों का ध्यान भटकाया, खुद को दूसरी तरफ ले गया। दोस्तों ने दरवाजा बंद किया। भेड़िए अंदर फंस गए। पीछे के रास्ते से सब रसोई में लौटे। एक लाइफ बोट से घायल साथी और सामान को खींचते हुए वापस लाइब्रेरी पहुंचे। उधर सैटेलाइट इमेजेस बता रही थी तूफान का केंद्र न्यूयॉर्क पर आ चुका है। जैक ने महसूस किया तूफान थम रहा है और यही सबसे खतरनाक वक्त था। तूफान के बाद आती है जानलेवा शीत लहर। उसने तुरंत छत का एक वेंट खोला, पहले साथियों को अंदर भेजा। बाहर लगा झंडा पलक झपकते बर्फ में जम गया। जैक खुद
अंदर कूदा, दरवाजा बंद किया। बर्फ ने पूरे दरवाजे को ढक लिया। उसने सारे गैस स्टोव्स जला दिए। न्यूयॉर्क के बीचों बीच वो शीत लहर उतरी। दीवारें जम रही थीं, हवा हर खिड़की से टकरा रही थी। सैम ने घायल साथी को खींचकर कमरे में लाया। दरवाजा बर्फ की मोटी दीवार बन चुका था। किताबें चिमनी में जाती रहीं, आग जलती रही और बाहर तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब सब शांत हुआ, बेहोश साथी ने आंखें खोलीं। चेक टीम एक दिन की और कठिन यात्रा के बाद न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके में पहुंची। शहर में घुसने से पहले बर्फ पर जमे कई शव दिखे। उनमें वो सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसने लाइब्रेरी से सबको बाहर निकलने के लिए कहा था। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक दुनिया को तबाह करने के बाद तूफान शांत हो रहा था। जैक ने तंबू का पर्दा उठाया और लंबे इंतजार के बाद सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। दूर बर्फ में जमे एक मालवाहक जहाज के पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही थी। वो लोकेटर की मदद से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार बर्फ में गहरा दबा लाइब्रेरी दिखा। सामने का नजारा इतना निराशाजनक था कि जैक की उम्मीद लगभग टूट गई। तभी दरवाजे की दरार से हल्की सी रोशनी चमकी। दरवाजा खुला और सामने था सैम, चिमनी के पास खड़ा, जिंदा। खबर मिलते ही अधिकारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। बचे हुए लोगों को उस जमे हुए शहर से बाहर निकाला गया। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स ने नीचे देखा। आपदा के बाद पृथ्वी पहले से कहीं ज्यादा नीली और चमकदार दिख रही थी, जैसे खुद को साफ कर लिया हो। द डे आफ्टर टुमारो हमें एक बात याद दिलाती है, आपदाएं शायद रोकी ना जा सकें, लेकिन मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामने वाली इंसानियत, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमेशा क्लासिक फिल्मों के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए।